जय हिंद। आइए अब हम रिसेंटली जो भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा डैम सेफ्टी एक एक्ट लाया गया था, ठीक है, मतलब डैम से जो है सुरक्षा से संबंधित, डैम को किस प्रकार सुरक्षित रखना है या कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को उठाने हैं ताकि भविष्य में जो है डैम जो कह सकते हैं ना कि जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उसे रिपेयर करना है, उससे जो पूरे के पूरे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो डैमेज होता है उसे मिनिमाइज करना है। और कोई भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, कोई फेल्यूर्स आ जाए, कोई ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स घटना घट जाए, उस परिस्थिति में इमरजेंसी एक्शन प्लान तैयार करना है और इमरजेंसी एक्शंस और स्टेप्स क्या उठाने हैं, इसको लेकर जो है एक डैम सेफ्टी एक्ट जो है भारत सरकार के द्वारा जो है इसे पारित किया गया है और इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रदान की गई है। लेकिन भारत सरकार में मतलब या फिर भारत में या फिर कोई भी एक लोकतांत्रिक जहां व्यवस्था है, जहां डेमोक्रेटिक नेशन है, वहां आप देखोगे कि कोई भी सरकार बिल, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, स्कीम को फ्रेम करती है तो सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो या जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है तो कोई ना कोई उसमें पीआईएल या लिटिगेशन डाल ही देता है, ठीक है। हर एक जो है कोई भी नियम कानून बनता है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लिटिगेशन डाल ही देते हैं कि भाई ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान, इस प्रोविजन के अगेंस्ट है या फिर यह इस मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या फिर यह संविधान के इस प्रावधानों के खिलाफ जा रहा है। तो इस प्रकार के जो है कई एक जो है मद्रास जो हाई कोर्ट है, ठीक है, मतलब चेन्नई, ठीक है, वहाँ जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अगेंस्ट मतलब ऐसा कह रहे हैं, मतलब जो भी पीआईएल या फिर लिटिगेशन डाले हैं वहाँ कि भाई ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करता है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान? तो फेडरलिज्म। वह इसलिए क्योंकि जो भारत जो है एज अ फेडरल, सेमी फेडरल या क्वाजी फेडरल कहें, बट भले ही हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं लेकिन हमने संघवाद की अवधारणा और कॉन्सेप्ट को स्वीकारा है, इसलिए जो हम लोगों ने अपने जो पावर्स हैं उसे डिवॉल्व किया है। तो देखो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट और एक थर्ड टायर में लोकल बॉडीज गवर्नमेंट जो कि म्यूनिसिपालिटीज और पंचायती राज सिस्टम में आता है। तो आप देखोगे तो जो भी पावर्स हैं उसका भी डिवीजन हुआ। एक तो है कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर नियम कानून बना सकती हैं। एक है यूनियन लिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है और एक है स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसे प्रावधान स्टेट को दिए गए हैं जो कि आप लोकल वेरिएशन के अकॉर्डिंग आप उसमें नियम कानून को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। स्टेट क्लियर? तो अब है क्योंकि डैम जो है वह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत है और कानून जो है केंद्र सरकार बना रही है, तो ये हुआ कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। तो इसको देखते हुए बहुत सारे इसके खिलाफ जो है लिटिगेशन दायर किए गए हैं कि भाई ये तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डैम सेफ्टी एक्ट को चैलेंज किया गया है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है। इसको लेकर भी स्टेट को लगता है कि भाई हमारे जो अधिकार क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार जो है हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। मतलब अगर आपको कुछ पावर दे दिए जाए कि चलो भाई ये पावर, ये शक्ति, या सपोज डेट आपको ये कह दिया जाए आपके पेरेंट्स के द्वारा, मतलब आपके माता पिता के द्वारा, मतलब अगर 2 भाई है, ठीक है, और दोनों को 50-50 रुपीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ठीक है, कि चलो तुम भी 50 रुपीज़ लो, तुम भी 50 रुपीज़ लो। और अगर आपके बड़े भाई छोटे भाई का पैसा कर, नहीं यार तुम 10 रुपये हमें दे दो नहीं तो हम तुमको पीटेंगे, ये एक प्रकार के उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ छोटे वाले भाई का। तो दोनों को इक्वल जब डिवीजन हो रहा है, जब इक्वली जो मिल रहे हैं तो किसी भी दूसरे का कोई जो है मनी उसे छीन नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जब संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं कि ये स्टेट लिस्ट है, ये सेंटर लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट है, तो जो पावर डिवोल्यूशन के तहत प्रदान किए गए हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, वो हम ले नहीं सकते। ले तभी सकते हैं जब हम उसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दें और उसके बाद जो है केंद्र सरकार उस पर नियम बना सकती है। लेकिन स्टेट लिस्ट में था,
अब जो है केंद्र सरकार भी कम चतुर नहीं भाई, वो केंद्र की सरकार है, ऑल ओवर इंडिया में शासन करती है, तो उसका भी तो थोड़ा दिमाग है, ठीक है। तो यही है पावर ऑफ सेंटर अंडर 56 लिस्ट ऑफ 1 यूनियन लिस्ट। देखो केंद्र सरकार के पास यूनियन लिस्ट में, मैंने पहले बताया जो यूनियन लिस्ट होता है उस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। तो यूनियन लिस्ट में जो है ना 56 में बताया गया है कि इंटर स्टेट रिवर, क्योंकि रिवर जो है नदियां, अब जैसे गंगा देखो, गंगा हिमालय से निकलते हुए कई एक नदियों से, मतलब कई एक स्टेट से गुजरते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है, सागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहला है कि आपका वो जितने भी नॉर्दर्न स्टेट हैं वो यूपी, बिहार, पूरे के पूरे इधर बंगाल, अंत में जाके बांग्लादेश तक हो जाती है। तो एक प्रकार से इंटर स्टेट मतलब एक से अधिक राज्यों में नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है, क्लियर है। तो यमुनोत्री से निकलने के बाद यूपी होते हुए पूरे के पूरे बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, ठीक इसी प्रकार जितनी भी नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, मंदाकिनी, यमुना हो गया, इंडस हो गया, जो भी रिवर, देखो रिवर जो है ना वो फिजिकल बाउंड्री को नहीं जानता है, वो तो नेचुरली जो प्राकृतिक ने एक प्रवाह बनाया है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी की ओर बह गई। वो तो ये नहीं जानता कि ये भारत है या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या फिर ये बिहार है, ये यूपी है, ये दिल्ली है, दे डोंट नो इट। फिजिकल बाउंड्री तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिवाइड किए हैं, बट नेचुरली देयर वेर नो डिवीजन ऑन लैंड, ठीक है। तो इंटर स्टेट जो रिवर है वो है केंद्र के लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में। अब केंद्र सरकार, क्योंकि डैम जो होते हैं वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो रिवर के ऊपर डैम है, और क्योंकि रिवर जो है इंटर स्टेट में फ्लो होती है तो केंद्र सरकार इस पर नियम बना सकती है। चैलेंज इसलिए इसे किया गया है मद्रास हाई कोर्ट में क्योंकि यह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है डैम, इसके रेगुलेशन प्रोविजन जितने भी हैं मतलब वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और क्योंकि यह सेंटर को जो है 56 लिस्ट 1 में जो है यह इंटर स्टेट रिवर है, तो 42 जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंटर स्टेट रिवर होने के कारण इस पर नियम बना सकते हैं। भारत में जो है 42 डैम फेल्यूअर्स हुए हैं। डैम फेल्यूअर्स मतलब है बांध जो होता है ना उसका टूट जाना या फिर उसका लीकेज हो जाना, उससे बांध में बहुत पानी संग्रहित रहता है, और बांध का मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, सिंचाई का काम होता है, इसके अंतर्गत फिशिंग होती है, स्विमिंग होती है, ठीक है, एक प्रकार से बहुत सारे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के रूप में इसे यूज किया जाता है। डैम में बहुत कहते हैं क्यूसेक मीटर पानी को स्टोर किया जाता है, फिर ऊपर से नीचे गिराया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट हो, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इतने पानी इसमें स्टोर किए जाते हैं, मतलब संग्रहित और संरक्षित किए जाते हैं, तभी तो वो फोर्स के साथ नीचे फ्लो करेगी। और कभी कभी जब डैम का फेल्यूअर्स होना होता है, मतलब कह सकते हैं ना कि लीकेज हो जाना, रिसाव हो जाना, तो उस परिस्थिति में एक बार ही जो है पूरा का पूरा पानी जो है पूरे प्रवाह के साथ फैलती है और आसपास के कई गांवों को जो है वो डुबो देती है, मतलब बाढ़ की स्थिति आ जाती है, पूरा जलमग्न हो जाता है। तो इससे निपटने के लिए मतलब 42 भारत में डैम फेल्यूअर्स हो चुके हैं, ठीक है, एक प्रकार का डिजास्टर कह सकते हैं इसे। तो इस डिजास्टर से निपटने के लिए और भविष्य में कोई सेम ऐसा डिजास्टर ना हो, इसके लिए जो है भारत सरकार ने यह जो है डैम सेफ्टी एक्ट बनाया है। और इसके साथ साथ डैम सेफ्टी से रिलेटेड जो है पूरे के पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म जो है, आगे हम लोग देखेंगे, कोई सेफ्टी मेजर्स या कोड ना होने की वजह से कोई स्टेट कोई अपना प्रावधान मतलब अपने अनुसार जो है उसे सेफ कर रहा है, कोई अदर स्टेट है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए जो है उसे उसकी सेफ्टी और मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रहा है। तो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट सेफ्टी मैकेनिज्म्स थे जो कि आपस में मेल जोल भी नहीं खाते थे और एक प्रकार से जो है ना कि अप्रोप्रिएट भी नहीं थे। समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती है, तो उस अकॉर्डिंग टू हमें अप टू डेट रहना चाहिए। तो देखो, वाई सेंटर इंट्रोड्यूस द बिल, सेंटर को बिल लाने की इतनी आवश्यकता क्यों हो या फिर क्यों लाया, इसके बारे में जानिए। तो सेफ्टी ऑफ मैन, कंसर्न ऑफ द कंट्री एंड नॉट लीगल और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी ऑफ मैन, कहने का मतलब है सिटीजन, क्योंकि वह केंद्र सरकार है तो उसका दायित्व है कि पूरे के पूरे उसके नागरिकों की सुरक्षा, ठीक है, नागरिकों
कि सुरक्षा का देखभाल करना, उसे सुरक्षित रहना, सुरक्षा प्रदान करना। और जो मैंने पहले ही बताया कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है, बहुत क्यूसिक पानी मीटर जो है इसमें स्टोर किए जाते हैं। तो डैम अगर फटता है या फिर इसकी दीवारें टूटती है या किसी कारण ओवरफ्लो होने के कारण जब इसके जो है फाटक खोले जाते हैं, इन डेट केस बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बहुत ही लाइफ का जो है, प्रॉपर्टी का जो है इसमें डैमेज होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैन और सिटीजन की सेफ्टी के लिए यह सेफ्टी रूल्स बहुत ज़रूरी था। आगे है कंसर्न ऑफ द कंट्री। पूरे के पूरे देश का कंसर्न जो है भारत को रखना होता है। ठीक है, बहुत सारे डैम देखो बिहार वगैरह में, नेपाल जब अपने डैम से पानी छोड़ता है तो आधा का आधा बिहार डूब जाता है, कोसी गंडक पूरा उफान पे रहती है। तो नॉट लीगल और द इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड, कोई भी लीगल और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है। मतलब कोई भी लीगली तौर पे सेफ्टी मेजर्स या फिर कोई संवैधानिक ऐसा सैचुरेटरी कोई कमीशन अथॉरिटी नहीं है जो पूरे के पूरे भारत में जितने भी डैम हैं, 5000 से भी अधिक डैम हैं, उसका मॉनिटरिंग, उसका सर्विलांस, उसकी सुपरवाइजिंग, उसका कह सकते हैं इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये सब नहीं होने की वजह से पूरे के पूरे डैम कह सकते हैं जितना भी भारत में डैम है एक प्रकार से इस परिस्थिति में है कि उसमें अगर कभी कुछ ऐसा फेलियर्स आते हैं तो उसके कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से परिणाम बहुत ही दुर्गामी होंगे और बहुत ही अधिक कह सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त होंगे। 42 ऐसे हम लोगों ने डैम फेलियर्स के बारे में जानते हैं कि 42 ऐसे डैम फेलियर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आगे है देखो बिल के बारे में कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर सर्विलांस सिस्टम इसमें होगा, सेफ्टी मेजर्स लाया जा रहा है वो भी एक्ट के द्वारा पारित करके, तो इसके कुछ तो प्रावधान दिए होंगे। जैसे इसमें सर्विलांस होगा कि मतलब एक डिफिनिट टाइम में हम इसको सर्विलांस करेंगे। ठीक है, ड्रोन वगैरह के जरिए या जिस भी प्रोविजन या मैकेनिज्म अपनाया जाएगा तो सर्विलांस सिस्टम इसमें आएगा जो कि प्रॉपर होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम होगी, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों की मॉनिटरिंग सिस्टम होगी। दूसरा, एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में हम इंस्पेक्शन करेंगे सभी डैम का कि डैम का एज कितना हुआ है, कितने कह सकते हैं कि एज के बाद हमें इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी, कहीं कुछ फेलियर्स तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होते रहेगा। आगे है मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस के प्रावधान है कि इसमें कहीं कुछ अगर गड़बड़ी होती है, ठीक है, या फिर आशंका ऐसी व्यक्त की जाती है कि भविष्य में यहाँ दुर्घटना हो सकती है, तो उसे प्योर जो है उसे हम मेंटेनेंस कर दें, उसका हम उसे मेंटेन में रखें ताकि जो है उसमें कोई खामियां उत्पन्न ना हो। आगे है कंस्टिट्यूट नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। एक कमिटी का गठन किया जाएगा, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है, जिसका कार्य रहेगा कि वह सेफ्टी पॉलिसी को जो है एडवाइस करना, सेफ्टी पॉलिसी को फैसिलिटेट करना, उसका निर्माण करना। आगे है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, और साथ साथ एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। सारा का सारा रेगुलेशन इनके हाथों में होगा। जो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी होगी वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगी, ठीक है, और जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी वह पॉलिसी जो बन चुका होगा उसको वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी, उसे रेगुलेट करेगी। ठीक है, डिस्चार्ज देयर फंक्शन, वो कार्य करेगी, मतलब यह एक्सिक्यूटिंग बॉडी हो गई। आगे है स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। अब साथ साथ ये तो सेंट्रल लेवल पे होगी, नेशनल लेवल पे राज्य को भी यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी को बनाए। आगे है सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को जान लेते हैं, इस बिल के महत्व को। सिग्निफिकेंस है यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोविजन। ठीक है, यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोविजन कहने का मतलब कि पूरी के पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, हर जगह का जो है डैम सेफ्टी जो भी मैकेनिज्म अपनाए जाएंगे वो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक समानता होती है, समरूपता होती है। ठीक है, आगे है इंश्योर सेफ्टी ऑफ डैम। डैम की सेफ्टी भी इससे इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि देखो मैकेनिज्म जब आप यूनिफॉर्म अपनाते हैं तो चाहे आप किसी स्टेट में हो, आपको अदर स्टेट के डिफरेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट नहीं करना होगा, बल्कि आप एक यूनिफॉर्मली जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है
जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उस अकॉर्डिंग से भी अपने पैरामीटर्स को जज करते हुए आप पूरे के पूरे डैम को अंडर जो है कह सकते हैं ना कि एक पैरामीटर पर आप जज कर सकते हैं कि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसके मेंटेनेंस की आवश्यकता है या नहीं, और कौन कौन से मेजर्स उठाए जा सके ताकि यह भविष्य में कभी भी फेल ना हो। आगे ह्यूमन है, लाइव स्टॉक एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करना है। मैंने पहले ही बताया कि डैम जब फेल्यूअर्स होता है तो सबसे ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को यह नुकसान पहुंचाता है, उसकी जो है सेफ गार्ड करनी है। रेगुलर इंस्पेक्शन और समय समय पर टाइम टू टाइम इस पर इंस्पेक्शन करना है। डैम सेफ्टी प्रोविजंस जो है हम लोगों ने देख ही लिया। आगे है मॉनिटरिंग करनी है, मतलब एक मॉनिटरिंग एजेंसी जो अथॉरिटी रहेगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एज अ डिस्चार्जिंग फंक्शन जो है इनका दायित्व रहेगा, तो मॉनिटरिंग वगैरह इन्हीं के द्वारा की जाएगा। आगे इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है कि कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए। देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ ही जाते हैं, ठीक है। मतलब आप कितना ही फुल प्रूफ जो है जैकेट पहनकर चलें, आपको जो है देखते हो अब पीएम के कॉन्वॉय के साथ पूरे के पूरे एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स जो होती है वो तमाम तैनात रहते हैं, साथ साथ स्टेट पुलिस होती है, एम्बुलेंस होता है, तो पूरे के पूरे एक सेफ्टी मैकेनिज्म के तहत वो चलते हैं। हम एक घर बनाते हैं या फिर जो ऑफिस वगैरह, घर तो खैर छोड़ दो, ऑफिस वगैरह, घर में तो खैर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, लेकिन जो ऑफिस वगैरह है बड़े बड़े लोगों के घर में वैसे सेफ्टी मेजर्स होते होंगे, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बट जो कॉमन घर होता है उसमें नहीं होता। लेकिन जो ऑफिस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर मॉल वगैरह घूमने जाते हैं तो देखते होंगे उसमें आपको स्मोक सेंसर लगा हुआ होता है, उसमें आपको इमरजेंसी बटन दिए हुए होते हैं, फिर फायर एक्सटिंग्यूशर्स वगैरह रखे होते हैं। तो ये सब सारी जो है इमरजेंसी प्रावधान किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि अगर डैम में कभी भी कोई फॉल्ट आता है, फेलियर्स आता है, तो इमीडिएट हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक्शन प्लान हमारे पास पहले से प्रियोर जो हम इसे प्रिपेयर करके रखे हैं। नाउ ओनली वी हैव टू टेक द एक्शन टू प्रिवेंट द इंसिडेंट। तो पेनल प्रोविजन भी होगा कि सेफ्टी डैम ऑनर्स, जो डैम के ऑनर्स होंगे उस पर एक जो है दंडनात्मक प्रावधान भी दिया गया है। मतलब जो डैम के ऑनर्स होते हैं ना उस पर दंड का भी प्रावधान किया गया है कि अगर आप तमाम जो है सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी स्टेप्स को नहीं उठाते हैं तो आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा और आप पर दंडनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। देखो इंडिया में सबसे अधिक डैम है, लेकिन यूएसए और चाइना के बाद, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जिसमें सर्वाधिक डैम यहाँ हैं। भारत में ऐसा कहा जाता है कि 5254 मतलब 5254 जो है डैम अभी संचालित हैं, वर्किंग इन कंडीशन है। 447 डैम जो अभी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। मतलब आप इससे आंकड़े जोड़ सकते हैं कि लगभग 650 जो है डैम भारत में आने वाले समय में हो जाएंगे। अभी मान के चलोगे आप 500 या 5000 मान के चलो, ठीक है, 5000 डैम ऐसे हैं कि 5254 मतलब 5000 अप्रॉक्सीमेट मान के चलो, 6000 मतलब 5 साल में जब ये सब डैम सारे के सारे, अभी 500 डैम और कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये तैयार हो जाएंगे, तो लगभग 6500 डैम जो है भारत में संचालित होंगे, रन करेंगे, फंक्शन करेंगे, और समय आने पर जो है और डैम बनेगा ही। ठीक है, ये तो खैर बड़े डैम की बात की है। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े जो है ना कि लेवल पे बहुत सारे और डैम्स हैं भारत में। तो फॉस्टरिंग रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत ने आज़ादी के बाद बहुत सारे डैम वगैरह के निर्माण में अपना मनी, अपनी इन्वेस्टमेंट को दिया है, क्योंकि मैंने पहले बताया डैम का जो है मल्टीपर्पज़ यूज होता है, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, फिशिंग के लिए, और बहुत सारे इसके जो है कार्य होते हैं। तो डैम का जो है ना बहुत उपयोग होता है, इरिगेशन पूरे के पूरे एग्रीकल्चर, जहाँ जहाँ डैम बन जाती है वहाँ की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी सुधर जाती है, ये मान के चलो। वहाँ जो है बिजली की उपलब्धता 24 घंटे रहती है। ठीक है, तो फोस्टरिंग रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो है ये बहुत बड़ा योगदान दिया है। इरिगेशन यूज ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह हमने बता ही दिया। ठीक है, और ये तो खैर मेजर डैम है 5254, और बहुत सारे ऐसे डैम है ना, छोटे बड़े डैम जो है बहुत इतने हैं कि उसको छोड़ो मत, गिनो मत। सबकी सेफ्टी जरूरी है, भले वो मिनी और स्मॉल स्केल पे है। आगे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो है पहले भी था, एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि इसके रोल जो है सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है। कहने का मतलब ये किसी को भी
कानूनन तौर पे ये किसी को दंड नहीं दे सकता था, मॉनिटरिंग की अधिकार नहीं थी, एक प्रकार से इंस्पेक्शन नहीं कर सकता था, किसी को ये एक्शन प्लान जो है अपना प्रिपेयर करके देता था, बट दे आर ओनली इन एडवाइजरी नेचर, एडवाइस के रूप में, सलाह के रूप में, एक सजेशन के रूप में, ओपिनियन के रूप में। इसके जो है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी इसकी बातों को चाहे तो डैम ऑनर्स या वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो माने या ना माने, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब जो है यह बॉडी बन जाने के कारण डैम सेफ्टी एक्ट के तहत नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और साथ साथ स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जो कि इसके पास जो है लीगल प्रावधान रहेंगे। पेनल्टी का भी प्रावधान है कि अगर नहीं मानोगे तो आप पे पेनल्टी दिया जाएगा। तो इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप है, ठीक है, लीगली इसके पास बैकअप है। आगे 75% जो है कुछ आंकड़े दिए गए हैं अंत में। 75% जो है वह ऐसे डैम है भारत में, मतलब 5254 में 75% ऐसे डैम हैं जो कि 25 साल पुराना है, और 164 ऐसे डैम हैं जो लगभग जो है 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। तो आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सब मेजर डैम की बात हो रही है, जो कि बड़े बड़े डैम हैं, छोटे डैम्स की नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डैम भले ही कितना ही मतलब जो भी वो कह सकते हैं कि आप इसमें लगा लो, अगर केंद्र सरकार ने नियम बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी, और वो ऐसे कुछ यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट भारत ने एक्सेप्ट की है, लेकिन जहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन है, पीपल्स है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्मिटी एक नेशन में आना चाहिए ताकि कभी भी कोई ऐसे डैम फेलियर के इंसिडेंट ना हो। तो मेरे हिसाब से यह कोर्ट में के थ्रू भी जो है इसे कोई उतना दिक्कत इसको नहीं होगा। और देखिए आने वाले समय में मद्रास हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ये तो संघर्ष चलते रहता है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है, पावर्स पोजीशन सत्ता के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.